दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग study.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं 25, 26 एंड 27 ये तीनों लेसन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, NCERT का भी और SCERT का भी। आपको पता है, जैसा कि थंबनेल से आपको समझ में आ रहा है, 1 to 5th क्लास का यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप पूरा NCERT और SCERT कंप्लीट करिए। उसके लिए मैं ये चला रहा हूँ सीरीज, जिसमें इस किताब से मैं पूरा का पूरा, जी हाँ, TRE 4.0 और 5.0 के लिए मैं सामान्य अध्ययन पूरा करा रहा हूँ। 3 क्लास कंप्लीट हो गया है, 4 क्लास आज लास्ट वीडियो है, ये 4 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 5 क्लास का वीडियो। 5 क्लास के वीडियो सारे कंप्लीट होने के जस्ट आफ्टर आपको 150 नंबर का फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट मैं शुरू कर दूंगा। विश्वास रखिए, एक सीट तो मैं पक्का दिला के रहूँगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 25, चटपटी पहेलियाँ। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा मसाला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, आपसे ये पूछा जा रहा है। नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? द आंसर इज केरल। जी हाँ, केरल मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम जो पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा, वो कहाँ पे आए थे? आपको पता होना चाहिए। जमोरिन नाम का राजा था केरल का। कालीकट जो वहाँ का बंदरगाह था, उसी कालीकट केरल में आया था। तो और उस समय से मसाला बहुत सारा, गोल मिर्च, काली मिर्च वगैरह यहाँ से लेकर गया था, तो बहुत पहले से ही फेमस है। कौन सा देश, द सेकेंड क्वेश्चन इज, कौन सा देश प्रसिद्ध मसालों में से एक काली मिर्च का उत्पादन करता है? अंडरस्टैंड, काली मिर्च का उद्घाटन कौन करता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आप आंसर दे रहे हैं भारत, तो आप सही कह रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? दालचीनी पेड़ के छाल से होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। लौंग कली है, तो ये भी नहीं होगा। हल्दी जड़ के अंदर होता तो है, बट ये तना है एक तरह से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि हल्दी मिट्टी में रहता है लेकिन वो तना है, स्टेम है। द फोर्थ क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है? फ्रॉम द स्टेम, बताइए जरा स्टेम से। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शंस। तो मैंने जैसा कि बोला, दालचीनी हो गया, तो दालचीनी भी, तो देखिए गलत आंसर दे रहा है, पता है। दालचीनी भी छिलका है तना का, हल्दी भी तना है, तो तना से प्राप्त होता है। तो ये दोनों आंसर होना चाहिए, एक से ज़्यादा, बट हल्दी को मारिए क्योंकि ये ज़्यादा मतलब सूटेबल होगा, क्योंकि दालचीनी पूरा तना का यूज नहीं होता, सिर्फ उसके छिलके का यूज होता है, तना का। एक ऐसे मसाले का नाम बताइए जो मीठी और नमकीन दोनों चीज़ों में डाला जाता है। बढ़िया क्वेश्चन आया है। इलायची पाउडर हो जाएगा, सब्जी में भी डलता है और खीर वगैरह बनता है उसमें भी डलता है। सोचिए कितना गुणवान है। वैसे आंसर ये भी गलत है, लौंग भी होगा, मीठी और अथी में दोनों चीज़ में डलता है। बात समझ में आया? दालचीनी भी डलता है, लेकिन मेनली ज़्यादातर केस में देखा जाए जो डलता है वो इलायची पाउडर डलता है, इसीलिए ऐसे आंसर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब सोल्यूशन को देखते हैं। कंट्राडिक्शन वाला ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। वैसे ये NCERT SCERT का इसलिए यहाँ डाल दिया गया, मुझे नहीं लगता इस तरह का कन्फ्यूजिंग ज़्यादा आएगा आपको। केरल को भारत के मसाला उद्योग के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के लिए पूरे विश्व में लोकप्रिय भी है। पूरे राज्य में मसालों की खेती के लिए इडुक्की, गौर से सुनिए, इडुक्की और वायनाड प्रमुख जिले हैं। केरल दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत विश्व में काली मिर्च प्रमुख उत्पादकों, उपभोक्ताओं और निर्यातों में से एक है। काली मिर्च की खेती केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में काफ़ी हद तक की जाती है। यह महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सीमित स्तर पर उगाई जाती है, लेकिन उगाई जाती है। मसाला एक बीज, फल भी हो, मसाला बीज भी हो सकता है, फल, जड़, छाल, अन्य पादप पदार्थ जो मुख्य रूप से भोजन को स्वादिष्ट बनाने या रंगने के लिए काम आता नहीं, भोजन में कलर देने के लिए। उदाहरण के लिए दालचीनी छाल है, अदरक एक तना है, पेपरकॉर्न बेरी है, निगेला एक बीज है, जीरा एक फल है, केसर एक स्टिग्मा है, इलायची फली है और बीज भी है, और हींग एक गोंद है। देख रहे हैं, हर चीज़ का प्रयोग किया जाता है मसालों के तौर पे। हल्दी मसाला तने से प्राप्त होता है। हल्दी जिंजोबेरेसी कुल से संबंधित है, जिंजीबेरेसी।
और यह सबसे कीमती हर्बल औषधीय पौधे में से एक आता है। हल्दी के शानदार पीले रंग के कारण इसे भारत में केसर भी कहा जाता है। हल्दी में एक पीला रंग द्रव होता है जिसे गौर से सुन लीजिएगा इस चीज़ का, ये पूछा हुआ एग्जाम में कई बार है, करक्यूमिन बोलते हैं या डिफेरुलाए लमिथेन कहा जाता है। इसके गुण बहुत ही प्रमुख है। इलायची पाउडर का उपयोग मीठे और नमकीन दोनों तरह के खाद्य व्यंजनों में किया जाता है। इलायची पाउडर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह सूजन या अपच में राहत दिलाता है। इलायची के गर्म प्रभाव होते हैं और इस प्रकार खांसी के खत्म करने में मदद मिलती है। खांसी वगैरह हो जाए तो प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छे माउथ फ्रेशनर के रूप में भी काम करता है इलायची। दांतों के लिए बहुत अच्छा है लौंग इलायची ये चीज़। नेक्स्ट लेसन है हमारा 26 फौजी वाहिदा। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? मिसाइल महिला तो टेसी थॉमस को जाना जाता है। टेसी थॉमस बहुत लोग पहली बार सुने होंगे। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। महिला में टेसी थॉमस। निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है, आंसर हो जाएगा वीर चक्र के नाम से सम्मान दिया गया था उनको। नेक्स्ट है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। जनरल बिपिन रावत, बहुत लेटेस्ट है, उनके बारे में बहुत खबर आया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC भारत और डैश के बीच प्रभावित है। तो ये होता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन ये भारत और चीन के बीच में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोला जाता है, भारत और LOC भारत और चाइना के बीच में है, तो LAC भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। अब यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, इसका सॉल्यूशन से मैं आपको बताऊंगा भारत के पाकिस्तान होगा या चीन होगा। मुझे आंसर दिया है पाकिस्तान, मेरा दिल कर रहा है चीन, बट कोई नहीं, हो जाता है मिस्टेक, अभी सॉल्यूशन में क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी डैश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बहुत आसान क्वेश्चन है, पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ है आप बताइए हमको कमेंट्स में ज़रा। टेसी थॉमस भारत की एक प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक है। वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में अग्नि चतुर्थ की परियोजना निदेशक एवं एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक थी। भारत में प्रक्षेपास्त्र परियोजना का प्रबंधन करने वाली वो महिला है जिन्हें भारत की प्रक्षेपास्त्रंगना कहा जाता है। नेक्स्ट है, 48 वर्षीय भारतीय महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस को 1988 से अग्नि प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से जुड़ने के बाद से ही अग्निपुत्र टेसी थॉमस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है सारी बात। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं, जनता के राष्ट्रपति, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ISRO संभाला और वे भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के सैन्य मिसाइल के विकास में प्रयास भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। खतरनाक नॉलेज वाले व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पदक चक्र जो है, जिसको विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया। इन्होंने 2019 में, गौर से सुनिएगा, 2019 के फरवरी में पाकिस्तान के साथ एक हवाई युद्ध के दौरान दुश्मन के जेट को मार गिराया था और 3 दिनों के लिए बंदी बना लिए गए थे पाकिस्तान में, फिर भी ये इंडिया आ गए। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी थे। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इन्होंने कई अहम मौके पर देश का सर गर्व से ऊँचा किया है। गौर से सुनिए, एकदम लेटेस्ट खबर है। इन्होंने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी मृत्यु का भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ कमांडर डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में कार्य किया। CDS के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने, गौर से सुनिएगा, 57वें सेना अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। भारत चीन सीमा विवाद के बाद वह वास्तविक में LAC एक काल्पनिक सीमा रेखा है। देख लीजिए, मैंने सही बोला था ना, भारत और चीन के बीच में LAC है। 1962 में बना था, जो कि भारत नियंत्रण क्षेत्र को चीनी नियंत्रण क्षेत्र से अलग करती है। मैंने सही बोला था। LAC का सीमांकन है जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बनाया गया और यह भारत चीन के सीमा विवाद का हिस्सा भी है। पाकिस्तान नहीं होगा आंसर।
भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण सुविधा इसके अलग अलग सेवा स्कूलों से जाने से पहले। आगे कहता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के पास, गौर से सुनिएगा, खंडवासाला महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में ही मुंबई भी है। नेक्स्ट 27वां लेसन पर हम लोग बात करेंगे। कोशिश हुई कामयाब। सबसे पहला कह रहा है पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुरीकरण के बारे में सत्य है? तो इसका सत्य हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। पहला कह रहा है कि इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया, ये सही है। इस प्रक्रिया में दूध को लगभग 70 डिग्री से तक 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। जी हाँ, 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकेंड तक किया जाता है और फिर अचानक ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है। ऐसा करने से यह दूध में रोगाणुओं के विकास को रोक देता है। उपरोक्त सभी सत्य बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य संचरण के बारे में सत्य है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हो जाएगा खाद्य संचरण विधि भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं से विकास से बचाती है, एकदम सही बात है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थ के खराब होने से बचाती है, भी है। इस विधि में खाद्य पदार्थों का पोषण, मूल्य, रंग और स्वाद बरकरार रहता है, ये सभी बात सही है। डी मार दीजिएगा। पाश्चुरीकृत दूध लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको बाद ठंडा कर दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3 का पहला ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु खराब करता है किसी भी चीज़ को। खाद्य जनित डैश तब होता है जब कोई व्यक्ति रोग जनकों वाले भोजन को सेवन करता है। तो 5 का ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन से समझ में आएगा। विषाक्त, मादकता या संक्रमण, ये सभी हो जाएगा ना। ये सभी प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जब खराब खाना खाया जाए। सॉल्यूशन पढ़ते कह रहा है कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का नाम फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक लुई पास्चर के नाम पर रखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पाश्चुरीकरण खाद्य संरक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें पैक और अनपैक्ड खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध और फलों के रस को हल्के ताप पर उपचारित किया जाता है। आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री। खाद्य संरक्षण के तात्पर्य भोजन को सुरक्षित रखना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना तथा खराब होने के किण्वन को बचाता है। किण्वन प्रक्रिया होता है खराब होने का, इससे रोक देता है। आगे कहा जा रहा है कि सुरक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समय अवधि के लिए खराब होने से प्रदान की जाती है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के 3 बुनियादी उद्देश्य है। हानिकारक एजेंटों से भोजन के संदूषण को रोकना, भोजन में सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को देर या रोकथाम का करना और एंजाइमिक खराब होने की देर यानी कि भोजन के भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंजाइम के द्वारा भोजन का स्वाद स्व-विघटन को रोकना। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, फिर अचानक तेज़ी से ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने से यह रोगाणु के विकास को रोकता है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। जीवाणु सूक्ष्म जीव है जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ये अकेंद्रीय, गौर से सुनिए, अकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है। यह प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। और भी कुछ डिटेल जानते हैं। कह रहा है जीवाणु भोजन को खराब करता है जिससे खाद्य विषाक्त होता है और यह गर्म परिस्थिति में विषाक्तता तेज होते हैं। गर्मी के दिन में कहने का था, जिसमें भोजन तेज़ी से खराब होता जाता है और संभाविक रूप से गंभीर संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट है खाद्य जनित संक्रमण का परिणाम तब होता है जब कोई व्यक्ति रोग जनकों वाले भोजन का सेवन करता है। यह भोजन में व्यवहार्य सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत का आते हैं। खाद्य जनित मादकता भोजन में पूर्व निर्मित विषाक्त पदार्थों के अंतर्गत के कारण होता है। क्लियर है? यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने NCERT कंप्लीट कर लिया। अब SCERT पर आते हैं। SCERT में देखते हैं कौन कौन लेसन बचा हुआ है। थोड़ा देर दे दीजिए, मैं निकाल रहा हूँ। ये बताइए मुझे 25 से ही करना है।
सिर्फ एक लास्ट चैप्टर यही बचा हुआ है आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है, लेसन नंबर 25 है, बंटी का सफ़र। क्या है उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अतुल्य भारत अभियान के माध्यम से अपनी पहली पर्यटक विपणन पहल की। आंसर आप देंगे 2002 में। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान डैश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर वहीं पे है। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ये हो जाएगा आपका उत्तर, एक सेकेंड, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। कहीं भी आंसर नहीं मार पाइएगा आप, इसका 4 लगाना पड़ेगा। उत्तराखंड में फूलों की घाटी। आगे कहा जा रहा है, यह गौर से सुनिए, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा। पहला कॉर्बेट पार्क, इसमें मैं गया हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है। बहुत ही बढ़िया जगह है। अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। वर्ष 2002 में शुरू किया गया अतुल्य भारत अभियान देश को एक पर्यटन स्थल बनाने की मददगार साबित हुआ है। इसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटन भारत के तरफ रुख किया है, मतलब लोग आए हैं घूमने के लिए। इससे जीडीपी में बहुत ग्रोथ मिलता है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान एक स्वायत्त निकाय है जो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि यह भारत के प्रमुख स्थानों में से एक है जो पर्यटन यात्रा अन्य संबंध क्षेत्रों को सतत प्रबंधन में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श प्रदान करते हैं। आगे कहा जा रहा है, भारत के दिल के रूप में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या 526 वाला राज्य है। आगे कहा जा रहा है, गुजरात अपने एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इन्हें शेर राज्य भी कहा जाता है। गुजरात शेर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। बाघ के लिए मध्य प्रदेश है। पश्चिम बंगाल अपने सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आमतौर पर बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है। खतरनाक है, बहुत बड़ा साइज भी होता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। 1962 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1982 में। फूलों की घाटी 87.50 वर्ग किमी के विस्तार में फैली हुई है। इसे 2005 के यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी घोषित कर दिया गया। आगे कहा जा रहा है, फूलों की रानी के रूप में वर्णित नीली अफीम भी यहीं पे पाई जाती है। नीली अफीम भी कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में भी। आगे कहता है, कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हैली नेशनल पार्क। आगे कहा जा रहा है कि 1857 में महान कृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 521 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हिमालय की तलहट्टी में स्थित है। आगे कहा जा रहा है, यह पार्क 2 जिलों में फैला हुआ है। पार्क का एक प्रमुख हिस्सा 312.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल जिले में है और शेष 208.14 वर्ग किलोमीटर नैनीताल जिले में आता है। क्लियर है। यहाँ पे सारे चीज़ों को आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। मुझे पूरा विश्वास है अच्छे से आपने डील किया और समझ गया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। सारे रिवाइज अच्छे से करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड हो तब तक आप पर आसानी से पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट।